हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, स्काईकार एयरवेज Skycraft Airways is planning to acquire a light commercial aircraft for flying class client at an investment of 50 lakhs. Accepted cash flows after tax next 3 years is as follows. ये हमको कैश फ्लोज दे रखे हैं, ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी है हर ईयर की अलग अलग। ठीक है। नाउ कंपनी विशेस टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल रिस्क फैक्टर टू airline operation. The company want accepted NPV of this venture assuming dependent probability distribution with 6% रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 6% और हमको बोला गया एक्सेप्टेड एनपीवी निकालनी है। ओके। नाउ सेकंड पॉइंट में हमको पॉसिबल डेरिवेशन इन एक्सेप्टेड वैल्यू निकालना है और थर्ड ईयर में यानी हमको एसडी निकालना है एक तरीके से, है ना। और हाउ है और लास्ट ये बताना है कि एसडी जो है ना वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कैपिटल डिसीजन में। ओके। सबसे पहले हमको एनपीवी निकालना है, तो एनपीवी निकालने का फॉर्मूला मैम सबसे पहले तो एनपीवी निकालने का फॉर्मूला लिखना चाहिए ना। अरे जब हमको पता है कि एसडी निकालना है ना तो इसके साथ साथ फॉर्मेटिंग में ये भी चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला लिख लोगे इफ़ इन केस कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो जब आप वर्किंग बनाओगे तो फिर सिर्फ आप यही दिखा सकते हो। इसलिए मैंने पहले ईयर सॉल्व करे, मतलब पहले कैश फ्लोज फिर प्रोबेबिलिटी फिर मल्टीप्लाई करके हमने एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ ईयर 1 निकाल लिया। फिर हमको स्टैंडर्ड डिविएशन भी करना है ना, इसलिए हमने क्या किया एक्स माइनस एक्स बार कर लिया। 27 जो है हमारा एक्स बार आया। ठीक है। तो मैंने क्या किया 27 माइनस 14 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करके 169 निकाल लिया। और फिर सेम तरीके से 18 माइनस 27 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करके 81 निकाल लिया और वैसे ही आगे वाले सारे निकाल लिया। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लिया। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई और उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। सेम हमारे को नेक्स्ट ईयर वाले में भी करना है कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, तो हमारे प्रोबेबिलिटी और कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेप्टेड वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी कर देंगे, ये वैल्यूज़ आ जाएगी और ऐड करके हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा ईयर 2 का। ईयर 3 में भी हमको सेम चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है। तो हमारे पास ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 का वेरिएंस भी आ गया और एक्सेप्टेड कैश फ्लोज भी आ गए ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 के। ओके। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 के कैश फ्लोज हमने क्या किए एनपीवी वाले फॉर्मूले में पुट किए। 6% डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो एसी फर्स्ट ईयर का चाहिए, सेकेंड ईयर का चाहिए, थर्ड ईयर का चाहिए। ठीक है। तो फिर हमने ये निकाल दिए और इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ये चीज़ बता दी थी कि हम लोग क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि यहाँ पे डिवाइड लिखा है हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ लास्ट वीडियो में पहले ही डिस्कस कर ली थी, तो मैं -150 जो हमको ऑलरेडी आउटफ्लो में बता रखा है, तो हमारे पास ये एनपीवी आ जाएगा। ये एनपीवी जो है वो लैक्स में, याद रखना हमको 50 लैक्स दे रखा था, 14 लैक्स दे रखा था सब। दूसरी चीज़ एसडी, एसडी निकालने का तो सीधा सा तरीका था ना, रूट कर दो वेरिएंस को। अरे वो तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ईयर्स हैं, तो हमने जो वेरिएंस निकाला है वो अलग अलग ईयर का निकाला है। ठीक है। 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर का निकाला है। ठीक है। तो जब मल्टीपल ईयर्स होता है ना तो एसडी का अलग फॉर्मूला होता था। एसडी जो है वो 1 ईयर का है तो हम उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 2 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का है तो फिर हम 4 ईयर के वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और ईयर 3 का होता है तो ईयर 6 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ये चीज़ अब मैंने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जब समझाए थे तब बताया था। और फिर उसको रूट करते हैं। ये हम जब रूट करते हैं ना इसलिए मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पे चलती है। 2 1.06 टू द पावर 2, 1.06 की पावर 4 और 1.06 टू द पावर 6 ये आपको निकालना आता है, ये आपको निकालना आता होगा, है ना। तो उसको फिर हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और फिर ऐड करेंगे और फिर उसका रूट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.37 लैक्स आ जाएगा। ठीक है। एसडी कैसे मदद करता है, फॉर एन एग्जांपल अगर दो प्रोजेक्ट हैं उनके कैश फ्लो सेम है तो हम एसडी कैलकुलेट करते हैं ताकि हमको पता चले कि किस में ज़्यादा रिस्क है। जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा तो हम वो लोग प्रेफर नहीं करेंगे, हम वो प्रेफर करेंगे जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस एसडी की कैलकुलेशन के वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। सो प्लीज ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना। ओके, नाउ नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 2। साइबर कंपनी इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। ओके, इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट इज 5 lakh and each project is accepted value of 5 years। ठीक है, under three possible situation there is cash flow are as follows। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% दे रखी है, हमको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए ये वर्किंग के साथ एक्सप्लेन करो। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वही चीज़ों से प्रोबेबिलिटीज है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज को। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज आई उन्हें ऐड कर लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, वेरियांस भी। हमारे पास मीन आ गया, हमारे पास वेरियांस एस डी भी आ गया। ओके, एक्सेप्टेड वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे। एक्सेप्टेड वैल्यू हमको 4 दे रखी है, हमको हमको बोला गया है 5 ईयर्स की ये कैश फ्लोज है ना। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे वो टोटल का निकालेंगे। तो टोटल कैसे मैंने बताया था आपको, आपको क्या करना है, 1.07 हम लोग कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे, फिर हम करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू एक बार, फिर इक्वल्स टू 2 बार, तो ये 2 ईयर का आ गया, फिर इक्वल्स टू 3 बार, ये 3 ईयर का आ गया, फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो 4 ईयर का आ जाएगा, और फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो 5 ईयर का आ जाएगा। ओके, और फिर जीटी प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4.10 वाली। ठीक है, और -5 करेंगे तो हमारे पास 11.4 लाख्स का एनपीवी आ जाएगा। प्रोजेक्ट बी में भी सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी एक्स मल्टीप्लाई पी आई करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा, ऐड करके मीन आ जाएगा। एक्सेप्टेड कैश फ्लोज आ जाएंगे जिन्हें हम मीन और एक्सेप्टेड कैश फ्लोज बोलते हैं। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, और फिर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। अब देखो मैम, इसमें एक्सेप्टेड कैश फ्लो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो एनपीवी भी दोनों की सेम है, तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। बात आ गई कि अगर एनपीवी सेम होगी तो हम कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एसडी का यूज़ करेंगे। देखो एसडी किसकी कम है, एसडी मैम, एसडी जो है प्रोजेक्ट बी की कम है, तो हमको कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए, हमको प्रोजेक्ट बी चूज करना चाहिए। वही क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, कि एसडी कैसे हमारी हेल्प करता है कैपिटल डिसीजन में। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। अ कंपनी इज कंसीडरिंग प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। भाई हमारी ये एनपीवीज हैं और ये हमारी एसडी है। ओके मैम, अगर एनपीवी भी अलग है और एसडी भी अलग है, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो हम कोफिशिएंट व्हाट विच प्रोजेक्ट यू रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डाटा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसडी प्रोजेक्ट एक्स विल बी चूजन बिकॉज इट इज लेस रिस्की देन प्रोजेक्ट वाई हैविंग हायर। भाई अगर हम एसडी के बेसिस पे सोचें तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट एक्स रिकमेंडेड करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन वेदर योर ओपिनियन विल बी चेंज इफ यू यूज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एज अ मेजर ऑफ रिस्क। भाई अब क्या है इसमें, क्या है मैम, पहले वाले में इन्होंने बोला ना कि पहले वाले में क्या था, एनपीवी सेम थी, लेकिन इस वाले में एनपीवी सेम नहीं है, तो हम कैसे प्रोजेक्ट एक्स को प्रेफर कर सकते हैं, हमको कोशिश करनी चाहिए ना, हमको कोई दूसरा मेथड निकालना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पे निकालने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में भी यही बोला है, एस डी डिवाइड बाय मीन करेंगे। तो एस डी डिवाइड बाय मीन करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट एक्स में देखो ज़्यादा रिस्क आ रहा है, और प्रोजेक्ट वाई में कम रिस्क आ रहा है, तो हम प्रोजेक्ट इस बेसिस पे हमको प्रोजेक्ट वाई ज़्यादा चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, जब अगर एनपीवी सेम होंगे तो हम लोग एसडी के बेसिस पे चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एनपीवी अलग अलग हैं तो कोशिश करके, अगर तुमको कोई क्वेश्चन में नहीं बोला ना, तो कोशिश करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पे चूज करना। मैम आपने फर्स्ट वाले में तो ऐसे चूज नहीं किया, क्योंकि क्या है, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था इसलिए। और अगर एग्जाम में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो, सिर्फ ये क्वेश्चन होगा ना, सिर्फ फर्स्ट वाला, तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी कि भाई एसडी में, अगर मैं एसडी के बेसिस पे सोचूं तो मुझे प्रोजेक्ट एक्स चूज करना चाहिए, और मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पे चूज करूँ तो मुझे प्रोजेक्ट वाई चूज करना चाहिए। सेफर साइड खेलना पड़ता है ना, इसलिए। नाउ विच मेजर इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन एंड वाई।
वही बात आ गई। हाउएवर एनपीवी मेथड इन सच कॉन्फ्लिक्टिंग द सिचुएशन इज बेस्ट। मेथड तो बिल्कुल ही अलग है। एनपीवी मेथड बोलता है जिसकी एनपीवी ज़्यादा हो ना वो वाला मेथड चूज कर लो। वो रिस्क को तो मानता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल बेस्ट मेथड कौन सा हुआ? हमारे लिए बेस्ट मेथड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से हुआ, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर, इतना ही क्वेश्चन था, हाँ खत्म हो गया। नाउ अब मैं क्या करूँ, बेफालतू में बढ़ाऊंगी थोड़ी ना। नंबर 4, KLM Limited is considering taking up one of two projects, Project K and Project S. ठीक है, both of project having same life, दोनों की सेम लाइफ है, and are require equal amount of investment, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा 80 lakhs, ठीक है। बोथ आर एस्टिमेटेड टू हैव ऑलमोस्ट सेम यील्ड, वो हमको यील्ड भी सेम देंगे। एज द कंपनी इज द न्यू टू दिस टाइप ऑफ बिजनेस, द कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट कान बी एस्टिमेटेड, और हम लोग कैश फ्लोज एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। एन अटेम्प्ट वॉज देयर फॉर मेड टू यूज द प्रोबेबिलिटी, इसलिए हमने क्या की, प्रोबेबिलिटी यूज करके कैश फ्लोज बता दिए कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज ये है और प्रोजेक्ट एस के, ठीक है। नाउ कैलकुलेट वेरिएंस एस डी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट इज रिस्की, भाई इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, ठीक है। प्रोजेक्ट के बेसिस पे हमको वेरिएंस एस डी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, ठीक है। फटाफट निकालते हैं। हमको कैश फ्लोज दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्स बार निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके हमारे पास डेविएशन आ जाएगा। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा 4.8। 0.8 वेरिएंस आ गया, तो हमको वेरिएंस मांगा था, भाई दे दिया वेरिएंस। एस डी मांगी थी तो रूट कर दो तो आ जाएगा हमारे पास एस डी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोला था, निकालना इजी है, एस डी डिवाइड बाय मीन, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आ जाएगा। प्रोजेक्ट एस में भी सेम चीज़ फॉलो करनी है, कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मल्टीप्लाई करके मीन निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके हम लोग डेविएशंस निकाल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा, सबका आंसर आ जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एग्जाम में उतनी जल्दी होगी। सो प्लीज़ आपको ये सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं, सिर्फ मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, ओके। नाउ हमारे पास मीन आ गया, वेरिएंस आ गया, एस डी मांगा था तो रूट करके एस डी निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एस डी डिवाइड बाय मीन करके हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। अब बताओ हमको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। भाई देखो, प्रोजेक्ट ए के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट वेरिएंस कम आ रहा है तो हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू भी उसकी कम है, और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारा रिस्क कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा है तो हमारा रिस्क भी उसमें ज़्यादा है और हमारी मोर एक्सेप्टेड वैल्यू भी उसमें ज़्यादा है। तो हमको क्या करना चाहिए, सॉरी, प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट के और एस करना था, है ना, वो ए और बी आ गया, ठीक है। एस कर देना, के और एस। तो प्रोजेक्ट एस जो है रिस्कियर है, एस का था कि कौन सा ज़्यादा रिस्की है, तो प्रोजेक्ट एस ज़्यादा रिस्की है, क्यों, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा है, ओके। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई आर अंडर इवेल्युएशन ऑफ XY company, the estimate cash flows and their probabilities are as follows. प्रोजेक्ट एक्स में क्या है, इन्वेस्टमेंट लगेगा 70 lakhs का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज बता रखी है 0.3, 0.4, 0.3, ओके। 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में। 1 ईयर में ये कैश फ्लोज हैं और इनकी ये प्रोबेबिलिटीज है। 2 ईयर्स में ये कैश फ्लोज हैं, ये प्रोबेबिलिटीज है। 3 ईयर्स में ये कैश फ्लोज हैं, ये प्रोबेबिलिटीज है, ओके। मतलब प्रोजेक्ट वाई में क्या है, प्रोजेक्ट वाई में हमको 80 लाख रुपीज लगाने हैं और प्रोबेबिलिटी बता रखी है और एनुअल कैश फ्लोज बता रखे हैं। इसमें बोल रखा है कि थ्रू आउट द लाइफ सेम हमको कैश फ्लोज मिलेंगे, यानी 3 एच प्रोजेक्ट इज बेटर देन बेस्ड ऑन एनपीवी। एनपीवी की बेसिस पे कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा प्रेफरेबल है, जिसके डिस्काउंटिंग रेट बता रखा है 10%। Compute the standard deviation of present value distribution and analyze the inherent risk of project. Okay. Now, project X में क्या है, ईयर 1, ठीक है। तो ईयर 1 में हमको बता रखे हैं कि ये कैश फ्लोज हैं 30, 50 और 65, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी देखिए 0.3, 0.4 और 0.3, 0.3, 0.4, 0.3, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास मीन आ गया, और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस वो डेविएशन आ जाएंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से और फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा, ओके। सेम चीज़ ईयर 2 में भी करनी है। ईयर 2 के कैश फ्लोज दे रखे हैं 30, 40, 55, तो हमने लिखा 30, 40, 55।
की प्रोबेबिलिटी एक्स आई मल्टीप्लाई पी आई करेंगे तो हमारे उसको ऐड करेंगे तो 41.5 आ जाएगा। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे, डेविएशन होंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, फिर ऐड कर देंगे तो ईयर 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। मैम ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। अरे ऊपर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था, इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। जब हमने ऊपर किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन ही था, उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था। ओके, ईयर 3 में भी सेम चीज़ वापस एज इट इज़ करनी है तो हमारे पास ईयर 3 का स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। प्रोजेक्ट वाई में क्या है, प्रोजेक्ट वाई में ये चीज़ है कि ईयर 1 से ईयर 3 का सेम कैश फ्लोज है, सेम प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा एक्स मल्टीप्लाई पी आई सेम आएगी हर ईयर की, और हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी हर ईयर का सेम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बोला कि एनपीवी निकालो। ठीक है, तो एनपीवी कैसे निकालते हैं, एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स के केस में क्या है, हमको ये अलग अलग ईयर के कैश फ्लोज निकालने थे, हमने निकाल लिए, एक्सेप्टेड कैश फ्लोज अलग अलग ईयर के निकाल लिए और फिर उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी हमने कर दिया और हमको उसका आउटफ्लो बता रखा था 70। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा एनपीवी ये वाला आ रहा है 37.28 लाख। प्रोजेक्ट वाई में एक्सेप्टेड वैल्यू हर ईयर की सेम ही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया पीवी फैक्टर से। ठीक है, और फिर -80 कर दिया तो हमारे पास ये एक्सेप्टेड वैल्यू आ गई 33.16। किसकी ज़्यादा है, एनपीवी के बेसिस पे अगर हम सोचे तो ये वाली ज़्यादा है। उसके बाद बोला था हमको पार्ट बी में एसडी निकालने को, तो एसडी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर मल्टीपल ईयर्स में क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करा था, अभी भी कह रही हूँ। प्रोजेक्ट एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, एज इट इज सॉल्व करना, मुझे पता है आपको आता है। ये वाली चीज़ आप कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करना और उसमें, ठीक है, और फिर ऐड कर देना उन सब चीज़ों को और फिर रूट कर देना तो आपके पास एस डी आ जाएगा। प्रोजेक्ट वाई में भी ऐसा ही है मैम, प्रोजेक्ट वाई में ये अलग अलग क्यों ले रखा है, अरे अलग अलग ही लेना है क्योंकि आप सिग्मा नहीं कर सकते इसमें, टोटल नहीं कर सकते। टोटल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2, 4 और 6 का चाहिए, इसमें 1, 3 और 5 का नहीं चाहिए। तो जब आप जीटी करते हो ना, सिग्मा मतलब जीटी, जब आप ग्रैंड टोटल करते हो ना तो उसमें 1, 3 और 5 भी आ जाता है, तो इसलिए हम ये यहाँ पे ग्रैंड टोटल नहीं कर सकते, हमको अलग अलग ईयर का दिखाना पड़ेगा और फिर मतलब अलग अलग ईयर का मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐड करके रूट करना पड़ेगा। ओके, और इस बेसिस पे प्रोजेक्ट वाई के अंदर कम रिस्की है तो हमको प्रोजेक्ट वाई चूज करना चाहिए। वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। Shivam Limited is considering two mutually exclusive project A and project B. Project A की cost है 36,000, project B की cost है 30,000. You are given below the net NPV probability distribution. भाई ये कैश फ्लोज नहीं है, ये एनपीवी के एस्टिमेट्स हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड एनपीवीज कैलकुलेट करनी है ए और बी की। ओके, तो वो तो बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की एनपीवीज आ जाएगी। ओके, दूसरी चीज हमको बोला गया है कंप्यूट द रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो वही तरीका है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो फिर मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी से और फिर उन सबको ऐड कर लो तो हमारे पास एस डी आ जाएगी। सेम चीज़ इधर भी करेंगे। ठीक है, हमको एस डी मांगा है, वेरियांस नहीं मांगा, तो रूट कर देंगे, दोनों केस में हमारे पास एस डी आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट चीज थर्ड बोली है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ये रहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने को बोला, ईच प्रोजेक्ट का निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मैम हमको आउटफ्लोज पता है और एनपीवी पता है, इनफ्लो नहीं पता। अरे तो निकाल लेंगे ना, यही तो फॉर्मूला होता है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इस केस में हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो चाहिए। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो चाहिए तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इस माइनस को, जो ये माइनस है, इस माइनस को यहाँ जाके एनपीवी में पॉजिटिव कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ जाएगी।
सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी, ठीक है, प्रोजेक्ट ए में और प्रोजेक्ट वाई में। और उस बेसिस पे एनपीवी हमने निकाली थी 9,000 तो 9,000 में हमने उनकी ये 30,000 होना चाहिए, ये 3 और जोड़ दो, है ना? एक ज़ीरो और जोड़ दो, गलती से मिसप्लेस हो गया लेना, ठीक है? 36,000 और 30,000 जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे कैश आउटफ्लो से, तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमको बोलिए, विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंडेड? स्टेट विद द रीज़न। हमको कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए भाई बताओ? एनपीवी के बेसिस पे तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एसडी के बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करें तो प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे सेलेक्ट करें तो भी हम प्रोजेक्ट बी ही सेलेक्ट करेंगे। इन द सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द टू प्रोजेक्ट ए एंड बी, प्रोजेक्ट बी विल बी प्रेफरेबल बिकॉज द पॉसिबल प्रॉफिट विच मे बी अकर इज सब्जेक्ट टू लेस वेरिएशन। भाई उसमें क्या है? लेस वेरिएशन। देखो इसमें कम रिस्क है ना, इसलिए मच रिस्क, मच हायर रिस्क इज लाइंग विद द प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए में क्या है? ज़्यादा रिस्क है। ओके, तो इजी सा कॉन्सेप्ट था। फिर कह रही हूँ ट्राई करना, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चन क्या है कि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। ये मत सोचो कि भाई हाँ एक बार के लिए मैं क्वेश्चन समझ गया या मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, फिर ऐसे नहीं कहना है कि मैम हाँ ठीक है आपने बता दिया, ओके ऐसा कर लेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। नहीं, आपको पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि मैम ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट आर द एस्टिमेट ऑफ द नेट कैश इनफ्लोज और प्रोबेबिलिटी। नेट कैश फ्लोज का मतलब ये है कि उसमें आउटफ्लो ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट एमएस एक्स लिमिटेड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता रखा है, नेट आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज बता रखे हैं और सेल्स वैल्यू बता रखी है। एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%, ठीक है। द एक्सेप्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, द बेस्ट केस ऑफ बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस ऑफ द एनपीवी। सबसे पहले एक एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले द एक्सेप्टेड एनपीवी ऑफ न्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्सेप्टेड एनपीवी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सबसे पहले आउटफ्लो निकालो, सब इन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो आपके पास क्या कैश आउटफ्लो आ जाएगा। ओके, फिर कैश इनफ्लोज निकालना है तो उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स का कैश इनफ्लो आ जाएगा, एक्सेप्टेड कैश इनफ्लो आ जाएगा 1 लाख। एवरेज वैल्यू निकालनी है तो भी हम ऐसे ही करेंगे, 20,000 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60,000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी 43 की। डिस्काउंटिंग रेट 10% दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? आउट आउटफ्लो, इनफ्लो और एवरेज वैल्यू के बेसिस पे, ये मैं बता रही हूँ, ये आपको पता है कि कब अलग अलग लेना है और कब एक साथ लेना है। एक साथ तब लेना है जब हमारे पास कैश इनफ्लोज सारे ईयर के सेम है, और अलग अलग कब लेना है? जब कैश फ्लोज अलग अलग है हर ईयर में, ठीक है। तो इस ईयर में सेम है तो मैंने एक साथ ले लिया। आपको ये निकालना है, आई एम अज्यूमिंग आपको ये निकालना अब अच्छे से आता है, ठीक है। कैश फ्लोज जो है हमने क्या नंबर लाइन से ले लिए, ओके, कैश फ्लो लाइन से ले लिए और फिर उनको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकाल लिया और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मतलब इन्हें ऐड करेंगे और 4 लाख को लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्सेप्टेड एनपीवी की। अब एक्सेप्टेड एनपीवी हमको बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में निकाल के बताना है, ठीक है। बेस्ट केस का मतलब क्या है? बेस्ट केस में क्या होगा? हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होगी, हमारी जो इनफ्लोज होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे और हमारे इनफ्लोज ये रहे, सबसे ज़्यादा वाले इनफ्लोज ये हमारे बेस्ट केस में होंगे, ठीक है। हमने बेस्ट केस की निकाल ली भाई, देखो 4 लाख 120 का वो एवरेज वैल्यू 60,000, ठीक है। उस बेसिस पे 10% का, हाँ, एनपीवी 10% का डिस्काउंटिंग रेट है, उसके बेसिस पे पीवी फैक्टर हम अभी भी ऊपर ऊपर निकाल के आए हैं, वही चीज़ लिखेंगे और फॉर्मेटिंग वही रहेगी। कैश फ्लोज हमने बता दिए कौन कौन से, फिर मल्टीप्लाई करके पीवी अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज निकाल लेंगे और ऐड करेंगे, मतलब और माइनस करेंगे 4 लाख, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी बेस्ट केस की, ठीक है। वैसे ही वर्स्ट केस निकालना है, वर्स्ट केस में क्या होगा भाई? हमारा इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि सारे सिचुएशन में सेम ही है, ठीक है। और हमारी जो वैल्यूज होगी कैश फ्लोज की, इनफ्लोज की, वो कम हो जाएंगी, 1 लाख और 20,000 हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख और 20,000 सेम तरीके से एनपीवी निकालेंगे, इस बार एनपीवी नेगेटिव आ रही है, ओके। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में हमको क्या करना है? थर्ड केस में द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस इफ कैश फ्लोज
आर परफेक्टली डिपेंडेंट ओवर टाइम एंड इंडिपेंडेंट इन ओवर टाइम। मतलब पहले क्या है कि ये कैश फ्लोज आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरे केस में ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो उस बेसिस पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अगर ये डिपेंडेंट है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट ईयर में का वर्स्ट केस निकालना है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की में अगर 0.3 हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वर्स्ट केस आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है ना, ये देखो 0.3 आ रही है वर्स्ट केस आने की। तो हमने क्या किया, अगर ये डिपेंडेंट है तो वर्स्ट केस में फर्स्ट बार 0.3 आ जाएगी, फिर क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर हर ईयर वही रहेगा वर्स्ट केस। एक बार आ गया तो फिर वर्स्ट केस ही रहेगा। मल्टीप्लाई 1 1 1 1, फिर तो हमेशा 1 ही, फिर तो प्रोबेबिलिटी कंफर्म है ना कि वर्स्ट केस ही आएगा। तो फिर उसमें 1 1 1 1 1 रहेगी, तो फिर 0.3 आ गई, ठीक है, ये सही है। दूसरी चीज़, अगर वो इंडिपेंडेंट है, मतलब हर ईयर अपना एक अलग अलग वो राउंड माना जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आने की प्रोबेबिलिटी 2.3 है, सेकंड बेसिस पे हमारी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली ये हो जाएगी। ओके, नाउ हमको दूसरी चीज़ बोली है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोफिशिएंट वेरिएंस अज्यूमिंग दैट देयर इज only three stream of cash flows which are presented by each column and the given probabilities। मतलब हमको स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, ठीक है। नाउ तो हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट केस और वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी एनपीवीज हैं, हमको बेस केस की निकालनी है, यानी मोस्ट लाइकली वाले की निकालनी है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली वाले की हमको कैश फ्लोज दे रखे थे, ये रहे 110 और 50, ठीक है। 10% हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया और हमारी एनपीवी कैलकुलेट कर लिया, उस बेसिस पे ये आ रही है हमारी एनपीवी, ठीक है। अब हमारा वर्स्ट केस की एनपीवी पता है, बेस केस की भी पता है और बेस्ट केस की भी पता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी पता है। ये देखो, ये प्रोबेबिलिटीज देखिए 0.3 0.5 0.2 है ना, तो ये 0.3 0.5 0.2 ले ली और उसके बेसिस पे हमने एक्सेप्टेड एनपीवी निकाल दिया। ओके, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटीज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका वेरिएंस आ जाएगा। रूट करेंगे तो अप्रॉक्स हमारे पास एस डी आ जाएगी, हमारे पास एस डी आ जाएगी 5800 की, ठीक है। और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, तो एस डी डिवाइड बाई मीन करेंगे, 35,800 डिवाइड बाय 39922, तो हमारे पास 0.9 की एस डी आ जाएगी, ठीक है। और फिर लास्ट चीज़ हमसे इस क्वेश्चन में एक और चीज़, मैम बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सारे इजी आ रहे थे, यही एक हैवी क्वेश्चन पढ़ा है अपन ने। टू 1.1, इफ द कोफिशिएंट वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट इज found to be less risky than average, 100% basis point are deducted from cost of capital। ये कहना चाह रहा है कि हमारी रेंज है कॉस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की 0.95 से 1। अगर ये 0.95 और से 1 के बीच में नहीं है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो क्या होगी, 100 बेसिस यानी 1% कम हो जाएगी। 100 बेसिस का मतलब होता है 1%, यानी 1% हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% थी तो 9% हो जाएगी, उसके बेसिस पे हमको एनपीवी निकालनी है। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 9% होगी, 1% कम हो गई, तो उस बेसिस पे हमने एनपीवी निकाल ली। ये चेंजेस होंगे, बाकी तो ये तो सेम ही रहेंगे। ये कौन से, मैम ये एक्सेप्टेड वाले हैं। हाँ देखो, ये एक्सेप्टेड वाले हैं, इधर देखो, 4 लाख, 1,09,000 और 43, ये हमने उस बेसिस पे निकाले थे। तो यहाँ पे भी वही वाली चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारी एनपीवी ये आ रही है, तो फिर भी हमको चूज कर सकते हैं, बिल्कुल चूज करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। सो अभी तक आपने जितने भी इलस्ट्रेशन, जितने भी क्वेश्चंस वीडियो से देख लिए हैं, उन्हें एक बार खुद अपने हाथों से सॉल्व कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, मैं उसे सॉल्व करवा दूंगी। ओके।